हेलो फ्रेंड्स। आज अपन मिनरल न्यूट्रिशन के सेकंड पार्ट को देखेंगे और इसको अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और उस इंट्रोडक्शन के बाद अपन आते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनके रोल्स, प्रॉपर्टीज और उसकी डेफिशिएंसी सिस्टम को देखेंगे कि उनका क्या क्या तो कार्य होता है, उनकी क्या क्या गुणवत्ता होती है और किस तरह से उनकी कमी से क्या क्या बीमारियाँ पौधों में या किस तरह का लक्षण दिखते हैं। उन लक्षणों को अपन को देखना है और आप सबको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपन तीन वो बड़े मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं और इनका महत्वपूर्ण, तीनों का ही महत्वपूर्ण रोल है। जितना भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके पूरे बॉडी बनाने में जो भी पार्ट आपको दिखता है उसमें सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होता है। तो वो सब कुछ रोल को अपन एक बार देखेंगे। तो कार्बन एक ऐसा प्राइमरी एलिमेंट है जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है संरचना के रूप में, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सभी जीवित जीवों के लिए। और ये जो अपनी पृथ्वी है उसमें 0.1% जो इसकी क्रस्ट है उसमें कार्बन 0.1% हिस्सेदारी रखता है। और कार्बन इतना कम परसेंटेज होते हुए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है लिविंग सिस्टम के लिए। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसके द्वारा ये कार्बन के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और ये हाइड्रोकार्बन जीव की निर्माण में संरचना करने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा भी कार्बन जो जियोलॉजिकल डेरिवेटिव पेट्रोलियम और कोल में उपस्थित होता है, जहाँ वो कार्बन से ही पेट्रोलियम और कोल हमको मिल रहे हैं, इससे ऊर्जा हम ले पाते हैं। प्राकृतिक तो नहीं है वो, सॉरी, प्राकृतिक क्या कहेंगे, मतलब ये सब सीधा उपयोग आदमी नहीं कर पाता। तो प्राकृतिक रूप से आप व्हीकल चला रहे हो, कुछ घर में भौतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए चला रहे हैं, वो आपको पेट्रोलियम से मिलता है। परंतु कार्बन महत्वपूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपलब्ध रहता है, जो हमारे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड शूट करके और के द्वारा कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से कार्बन का जो रोल है सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी डेफिशिएंसी में बहुत ही सीरियस कुछ प्रॉब्लम है ये कि प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकते यदि कार्बन डाइऑक्साइड उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो उनसे जो पौधों की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो इम्पोर्टेंस देते हैं, जो रोल की ध्यान देते हैं, तो ये है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपकी कारक एजेंट है। और किसी भी रिएक्शन का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। आप देखें कि वो क्रस्ट में मास के रूप में और उसकी परसेंटेज है जो लगभग 49.5% है। और फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलता है, उसकी परसेंटेज 21% करीब ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो ये ऑक्सीजन हमको मिलती है और जीवों में रेस्पिरेशन की जो जीवित लिविंग थिंग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति के द्वारा ही वो जीवित रह पाते हैं और अपनी मेटाबॉलाइजेशन कर पाते हैं। यदि डेफिशिएंसी हो जाती है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तीसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रोल ये है कि एक तो ये लाइटेस्ट एलिमेंट है और बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीजन अस्वीकार था, ये रिड्यूसिंग एजेंट। इसका पूरी विश्व में से अंतरिक्ष सहित धरती के वायुमंडल में अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है और उसको मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और गैसेस के रूप में उपलब्ध होता है। इसका जो यदि उपस्थिति देखें, हम प्रचुरता देखें इसकी, तो ये 90 नंबर पे आता है एलिमेंट्स में। परंतु
CHO के द्वारा तीनों मिलकर के जो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं उनके आधार पर इसकी बहुत ही महत्वता बढ़ जाती है। फ्री और हाइड्रोजन जो किसी से जुड़ी नहीं होती है स्थिति होती है, इसके अधिकतर जो जो बंध बना करके हाइड्रोजन रहता है, इसमें आप देखिए पानी का मॉलिक्यूल है H2O, उसमें H के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इस तरह से बंध बना करके ये रहते हैं, तो जो उपलब्धता इसकी रहती है हाइड्रोजन की, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इसका ऐसा ही बंध के रूप में मिलता है। और पानी में जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में पाया जाता है वो रिड्यूसिंग एलिमेंट के रूप में काम करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने में और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बंध बना करके इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड बनाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट में हो, चाहे वो DNA RNA में हो, न्यूक्लियोटाइड के साथ हो, वहाँ सब पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की इम्पोर्टेंस पता लगती है। और यदि डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करें तो ये संभव नहीं है कि डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि कोई कंपनी तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेफिशिएंसी कांट हैपन। अब आता है, अब ये तीन जो थे वायुमंडल के, वो एक इस तरह के थे जो गैसेस के रूप में हमको उपलब्ध हो रहे हैं, पानी के रूप में, दूसरे फॉर्म में उपलब्ध हो रहे हैं, तो वो यूनिवर्सली खूब उपलब्ध है। अब इसके अलावा जितने भी 6 एलिमेंट्स हैं जो माइक्रो एलिमेंट्स में आते हैं, उनमें बाकी को अपन अब देखते हैं, जिसमें पहला है नाइट्रोजन। तो ये वो भौतिक एलिमेंट्स हैं, संसाधन हैं, जिनकी आवश्यकता पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए होती है। तो ऐसी स्थिति में आप इन नाइट्रोजन के बारे में किस तरह से सोच पाते हैं, वो बताता हूँ आपको कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनका रोल क्या है। तो अबाउट 1/3 abundant as कार्बन, कार्बन की तरह 31% नाइट्रोजन और ये 2 एटम वाली N2 के रूप में मौसम उपलब्ध होती है। और चार्ज जो पॉसिबल है इसके चार्जेस के रूप में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, NH4 प्लस NH3 और NO2 -2 NO3 -1 ऐसे। एमीन जो होती है उसमें नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैटर होता है, बाइंडिंग आयरन के साथ भी, साइटोक्रोम के साथ भी। मैग्नीशियम जो सल्फर के अंदर होता है उन में नाइट्रोजन एमीन के रूप में जोड़ा जाता है। ऐसे करके नाइट्रोजन के हमारे सकती है। एक्ट ऐसे दोनों एटम मैनी नेगेटिव एक्टिविटी कैटालाइजेशन, जो एंजाइम्स की कैटालाइजिंग रिएक्शंस होती हैं उनमें ये एटम डोनर के रूप में काम करता है। और जीवित जीवित कोशिकाओं में नाइट्रोजन इस तरीके से रिड्यूस अवस्था में मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो सॉइल के द्वारा मिलता है, हाई प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NO3 नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं। आपको पता है कि जितने तरह के बैक्टीरिया हैं उनके एग्जाम्पल्स बहुत हैं, और नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। सॉइल बैक्टीरिया से रहने वाले, पानी में रहने वाले कुछ फ्रूट में भी हो जाते हैं, कुछ फाइबर में, इस सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो ये नाइट्रोजन की उपस्थिति इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं प्लांट्स में, वो एक महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन की उपस्थिति की वजह से क्या क्या होगा, तो नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस, हरितहीनता। क्योंकि नाइट्रोजन का परिवहन सरलता से होता है, अतः न्यूनता की स्थिति रहती तेजी से तरुण पत्तियां पोपलों में स्थानांतरित हो जाती है। यही कारण है कि जो क्लोरोसिस होता है पहले परिपक्व पत्तियों में होता है, और बाद में जो जुवेनाइल या बिल्कुल यंग लीव्स होती है ऊपर की तरफ, उनमें दिखने लगता है। नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल की मात्रा कम होने पर एंथोसायनिन की तेजी से वृद्धि होती है। एंथोसायनिन के कारण पत्तियों की मध्य सिरा तथा टहनियाँ लाल नारंगी धब्बे प्रकट हो जाते हैं, और ये धब्बे पहले ही
पुरानी और बाद में तरुण पत्तियों में प्रकट होते हैं। इसके साथ साथ पार्श्व कलिकाएं जो होती हैं उनमें प्रसुप्तता बढ़ जाती है, डोरमेंसी बढ़ जाती है, जिससे शूट की वृद्धि कम हो जाती है और पादप की शाखाएं कम विकसित होती हैं तथा पादप पतला, कमजोर और स्तंभित रह जाता है। पादप वृद्धि कम होने के कारण पुष्पन कम होता है, फलस्वरूप उपज भी कम हो जाती है। नाइट्रोजन की न्यूनता में छोटे एवं कम जीवनक्षम बीजों का निर्माण होता है। नॉन वायबल सीड से वायबिलिटी भी कम हो जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। तो सब जगह इसका रोल होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मुख्य रूप से अमीनो अम्लों और प्रोटीन का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन प्यूरिन्स और pyrimidines नाइट्रोजनीस जो क्षारक होते हैं उनके भी प्रमुख घटक होते हैं, जो कि आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल अणु में पोरफायरिन का मुख्य भाग बनाती है। नाइट्रोजन विभाग के सह एंजाइम को एंजाइम्स में भी उपस्थित होती है। ये सभी पदार्थ पादप के महत्वपूर्ण कार्य जैसे प्रोटीन संश्लेषण, आनुवंशिकता, प्रकाश संश्लेषण और रूपांतरण क्रिया को संपन्न करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना महत्वपूर्ण एलिमेंट है और इसके द्वारा क्या क्या हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो एलिमेंट है वो बहुत ही घुलनशील अकार्बनिक फॉस्फेट आयनों के द्वारा रूप में ग्रहण किए जाते हैं पौधों के द्वारा। बाइकार्बोनेट HCO4 और HCO4 या PO4 क्षारीय मृदा जो एल्कलाइन सॉइल में अम्लीय मृदा तथा लगभग उदासीन मृदा में प्रस्तुत होता है। अवशोषित फॉस्फोरस सामान्यतः फाइटीन तथा फाइटिक अम्ल के रूप में कायिक ऊतकों तथा बीजों में संग्रहित रहता है। पादप में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पश्चात फॉस्फोरस की सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। सामान्यतः इसकी मात्रा शुष्क भार का 0.2% से 0.8% तक होती है। और फॉस्फोरस का जो काम होता है वो अधिकतर ऊर्जा वाले मॉलिक्यूल्स में होता है, जिसमें एटीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का मॉलिक्यूल है, जिसमें से फॉस्फोरस एटीपी के रूप में हर कोशिका के मेटाबॉलिजेशन के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो इसके साथ इनके फंक्शन और भी हैं कि ये न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड, शर्करा फॉस्फेट और न्यूक्लिक प्रोटीन का प्रमुख घटक होते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम जैसे एनडीए, एनएडीपी तथा एटीपी का मुख्य घटक है। न्यूक्लिक अम्ल की कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एटीपी कोशिका में फॉस्फेट में भाग लेती है और एनएडी और एनएडीपी डिहाइड्रोजन एंजाइम्स के सह एंजाइम के रूप में काम करते हैं। तो जो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाओं का प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वसा संश्लेषण आदि में भाग लेते हैं। इस प्रकार फॉस्फोरस उपापचय क्रियाओं का अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि तरुण कोशिकाएं उपापचय की दृष्टि से अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए फॉस्फोरस की अधिकतम मात्रा बीजोत्तक फलों और बीजों में संग्रहित होती है। न्यूनता के क्या लक्षण हैं? यदि फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो सबसे पहले जो शूट है या रूट है उसका जो अपेक्स वाला पार्ट है उसकी वृद्धि रुक जाती है, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है। छोटा बौना होता जाता है प्लांट। एंथोसायनिन वर्ण प्रकट हो जाते हैं तथा परिपक्व पत्तियां होने से पूरी झड़ने के लिए लग जाती है, मैच्योरिटी से पहले झड़ जाती हैं। साथ में क्लोरोसिस दिखाती हैं, जैसे नाइट्रोजन में दिखा रही थी। हरीमाहीनता, हरी और नीली वाली पीली पड़ने लग जाती हैं पत्तियां। और इसके अलावा कई बार हरीमाहीनता की बजाय पत्तियां गहरी हरी और नीली दिखाने लग जाती है। अत्यधिक न्यूनता से पत्तियों फलों के उत्तक क्षेत्र को प्रकट करते हैं। नेक्रोटिक हो जाती है, यानी कि वो कोशिकाएं मरने लग जाती है जहाँ पर फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। अत्यधिक न्यूनता से पत्तियों फलों में नेक्रोसिस के साथ पार्श्व कलिकाओं की प्रस्तुतता बढ़ जाती है। जो पार्श्व कलिकाएं बनती हैं उनमें डोर्मेंसी आ जाती है, तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है, क्रमोन्नतों का विकास और निर्माण कम हो जाता है। जालम वाहिकाओं की गतियाँ पतली हो जाती हैं। प्रोटीन संश्लेषण दर कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा घुलनशील नाइट्रोजन यूरिन का संचयन होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि फॉस्फोरस की कमी से भी बहुत ज़्यादा पौधे को नुकसान होता है और उससे प्राथमिक जो उत्पाद बनना चाहिए वो भी प्रभावित होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है गंधक
तत्व है वो SO4 या आयरन के सल्फाइड FeS या FeS2 के रूप में उपस्थित होता है। और ये पादप मुख्यतः सल्फेट आयनों के रूप में इसका अवशोषण करते हैं। इसके अलावा पादप वायुमंडल से सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है और उससे भी सीधा ले लेते हैं, पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब गंधक की उपस्थिति से क्या क्या पौधे में फायदे होते हैं, वो ये है कि एक तो जो सिस्टीन और सिस्टाइन, मेथियोनिन आदि जैसे अमीनो अम्ल हैं उनमें सल्फर की उपस्थिति होती है और सल्फर के द्वारा उनका निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त बायोटीन तथा थायमिन, ग्लूटाथियोन जैसे विटामिन और कोएंजाइम ए प्रमुख घटक होती हैं। गंधक वाष्पशील तेलों के संश्लेषण से भी सहायक होती हैं। कुछ पौधों जैसे सरसों हैं, प्याज, लहसुन आदि में ग्लूकोसाइड का निर्माण करती हैं, जिससे इनमें तीखी गंध आती है। आप और हम महसूस करते हैं कि सरसों का तेल आपने हाथ लगा के देखते हैं तो उसमें गंध आती है, तो सल्फर की गंध होती है। सल्फर हमारे लिए जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसके अलावा गंधक मटर कुल के पौधों में ग्रंथियों मॉड्यूल की संख्या तथा जीवाणु संख्या वृद्धि करने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल संश्लेषण में सहायक होती है। गंधक सेतु जो बॉन्ड बनता है, प्रोटीन समूह निर्माण महत्वपूर्ण होता है। सल्फाइड समूह प्राय एंजाइम की सक्रिय क्रिया का निर्माण करते हैं। यदि सल्फर की कमी हो जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में उस पौधे में क्या क्या हो सकता है। एक तो क्लोरोसिस दिखाना शुरू कर देता है, पत्तियां नाइट्रोजन फास्फोरस के भूमिका की विपरीत ये लक्षण पहले तो उन पत्तियों में आते हैं, बाद में परिपक्व पत्ती में आते हैं। एंथोसाइनिक के कारण पत्तियां मोटेल्ड दिखाई देती हैं, पुरबर्ग दिखाई देती हैं। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की कमी के कारण प्रोटीन की कमी हो जाती है तथा कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट संग्रहण से कोशिका भित्तियां स्थूलित हो जाती हैं, जिससे तना दृढ़ हो जाता है। शीर्ष वृद्धि रुक जाती है, एपिकल पोर्शन में जितनी भी ग्रोथ होनी होती है वो रुकना शुरू हो जाती है। पार्श्व पत्तियां जल्दी परिपक्व होने लगती हैं, जिससे पादप स्टंटेड हो जाता है, यानी कि वो लंबाई में कम रह जाता है। फल देरी से तथा कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। मटर के पादपों में गंधक की अनुपस्थिति में मूल ग्रंथियों का निर्माण अत्यधिक हो जाता है। रूट नोडल ज़्यादा बनती हैं। यदि आप लेग्यूम्स के प्लांट्स जानते हो तो उनमें जो रूट नोडल बनते हैं, यदि वो रूट नोडल्स में राइजोबियम का शोषण होता है जो कि नाइट्रोजन का शोषण अच्छा होता है, परंतु जब गंधक की अनुपस्थिति हो जाती है तो रूट नोडल का निर्माण अधिक हो जाता है, अत्यधिक कम हो जाता है। तो रूट नोड्यूल्स कम बनना होगा तो दो प्रभाव पड़ते हैं कि सल्फर की तो उपस्थिति है ही नहीं प्लांट में, साथ में नाइट्रोजन का अक्यूमुलेशन या नाइट्रोजन का निर्माण भी कम होगा। तो इस तरह से सल्फर जो है एलिमेंट वो भी बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट माइक्रो एलिमेंट्स हैं। अब हम लेते हैं पोटेशियम, रोल ऑफ प्रॉपर्टीज पोटेशियम। पोटेशियम K+1 इसकी जो वैलेंसी होती है और एक डोमिनेंट कैटायन है प्लांट के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पोटेशियम आयन होता है जो सर्कुलर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर जो कैरवाल होती है उसमें एक तरह से कैल्शियम के थ्रू संपर्क होता है, और पानी का जो सतह खिंचाव होता है इन सब में प्रोटॉन पंप के रूप में पोटेशियम आयन का पंप किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उष्णता की ओपनिंग होती है, लूज मूवमेंट होता है, इन सब के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। आपने वाटर एब्जॉर्प्शन या रिलेशन वाला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें या ट्रांसलेशन चैप्टर में भी आपने उसको देखा है, पढ़ा है, उसको मेटा ओपनिंग में पोटेशियम आयन निभाता है। तो पोटेशियम आयन का जो पोटेशियम आयन का जो होता है रोल जो आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। और पोटेशियम में जो स्रोत है मिट्टी में वो पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम मृदा पोटास फेल्सपार माइका ग्लाइकोनाइट के रूप में पाया जाता है, जो धीरे धीरे घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। तो इसके फंक्शन ये है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में घुलनशील अवस्था में रहता है तो इसका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से हो जाता है और आसानी से परिवहन होता है। साथ में ही
मूल शीर्ष और प्रभाव शीर्ष कलिकाओं आदि में प्रचुर मात्रा में उससे होता है, परंतु बीजों में इसका अभाव होता है। पोटेशियम कोशिकाओं में रणयन, उदासीनीकरण, कला अभिगमन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल तथा एंजाइम सक्रिय एंजाइम एक्टिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये लगभग 40 एंजाइमों का एक्टिवेटर है। पोटेशियम लगभग 40 एंजाइमों को एक्टिवेट करके रखता है, तब जाकर के वो फंक्शनल में आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। पोटेशियम पौधों में जल और पोषक तत्व अवशोषण क्षमता भी बढ़ाते हैं, क्योंकि पोटेशियम युक्त उर्वरकों के प्रयोग से पौधे की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि देखी गई है। यदि ये पोटेशियम नहीं होता है तो उन स्थिति में न्यूनता हो जाती है। तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं पौधे के अंदर? पोटेशियम न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों ओल्डर लीव्स में प्रकट होते हैं। जो परिपक्व पत्तियां होती हैं वो नेक्रोसिस का शिकार हो जाती हैं और वो मरने लग जाती हैं, पत्तियां झुकती हो जाती हैं, सीधे तो उन पत्तियों में प्रकट होने जो झुलस जाती है वैसे दिखाई देने लगती है, और क्लोरोसिस शून्य हो जाता है, हरेपन से अक्सर के पीलेपन को जाने लगती है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एपिकल रीजन में उसकी भी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और ये पौधा झाड़ीनुमा वृद्धि की तरफ बढ़ने लगता है। पोटेशियम की कमी अन्य आयनों की कमी पर बढ़ जाती है जो विषैला प्रभाव डालते हैं। रिचर्ड्स ने 1941 के अनुसार पोटेशियम न्यूनता के प्रभाव वास्तव में अन्य आयनों के विषैले प्रभाव के कारण नहीं होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण कोशिकाओं में शर्करा और नाइट्रोजन यौगिक अमीनो अम्ल जो है उनकी क्षमता बढ़ जाती है तथा प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। खाद्यान्न फसलों में पादप तथा तना कमजोर होकर के टूट जाता है। तो इस तरह से पोटेशियम की डेफिशिएंसी से भी बहुत नुकसान होता है। कैल्शियम नेक्स्ट जो है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप जानते हो कि कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण फाइबर एंड कैटायन है, ये प्लस प्लस, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि कोशिका वृद्धि में पाया जाता है और हर कोशिका को अपनी सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, और इसकी उपस्थिति से बहुत सारे फायदे होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। कोशिका में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और डोलामाइट के रूप में उपस्थित होता है। ये मिट्टी में इस रूप में उपस्थित होते हैं और इनको कोशिका जो करती है जड़ के द्वारा। पादप इसे कैल्शियम आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं, और मृदा से सामग्री की न्यूनता नहीं पाई जाती है, परंतु न्यूनता होने पर चूना मिलाकर इसकी आपूर्ति की जा सकती है। कोशिका भित्ति का जो मिडिल लेमिला होता है उसमें कैल्शियम पैक्टेट मुख्य रूप से पाया जाता है। कैल्शियम सुखाग्र उद्योतक की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा कोशिका विभाजन का विवर्धन इलोंगेशन क्रिया में प्रभावित करता है। यहाँ सोडियम तथा पोटेशियम आयन के साथ कोशिका कला की पारगम्यता को भी नियंत्रित करता है कैल्शियम। इसके अतिरिक्त कुछ एंजाइम्स जैसे एटीपीएज, काइनेज, फोस्फोलाइपेज, अल्फा एमाइलेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आदि में सक्रिय रूप में कैल्शियम का उपस्थित होकर भी उसकी गतियाँ बढ़ा पाते हैं एंजाइम्स की, और सक्रियता बढ़ाता है। कोशिका झिल्ली तथा लिपिड संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूक्लिक अम्लों तथा प्रोटीनों के गुणसूत्रों के रूप में बाइंडिंग के रूप में सहायक होता है तथा गुणसूत्रों का स्थायीपन कैल्शियम पर निर्भर करता है। कैल्शियम आयन अन्य कार्बनिक आयनों जैसे सोडियम पोटेशियम का विषाक्त प्रभाव कम करते हैं। इसके अतिरिक्त उपापचय के दौरान निर्मित कार्बनिक अम्लों को भी उदासीन करने में कार्य करता है, जैसे विषैले ऑक्सैलिक एसिड की हानि रहित अविलय कैल्शियम ऑक्सलेट में बदल देता है। यदि कैल्शियम की कमी होती है तो पौधों में क्या लक्षण आते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहले तरुण भागों में इसकी तो प्रभाव कम होते हैं, और इसकी न्यूनता का प्रभाव शीर्षक ऊर्जा पर पड़ता है। पादप वृद्धि रुक जाती है, अंततः पादप सूखने लगता है और मृत हो जाता है। तरुण पत्तियों के किनारे मुड़ने लगते हैं और आकृति विकृत हो जाती है। तरुण पत्तियों में फ्लोरोसिस हो जाता है, हरिमाहीनता हो जाती है, किनारे धीरे धीरे तकक्षयी हो जाते हैं, यानी नेक्रोटिक हो जाते हैं, कोशिकाएं मरने लगती हैं। पुष्प और फलों में ग्रंथ सूखने लगता है तथा परिपक्व होने पर पूरी ही जड़ जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, इसके बहुकेंद्रीय कोशिकाएं बन जाती हैं।
साइटोकिनिन नहीं होता है तो मल्टीसेलुलर स्टेज आ जाती है, कोशिका में सिनोसिटिक कंडीशन बन जाती है। कोशिका भित्तियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है और कोशिका विवर्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस रूप में कैल्शियम भी महत्वपूर्ण संतान है। आप ये डायग्राम भी देख पा रहे हैं, इसमें आप देखें कि कैल्शियम की कमी इस पत्ती पे दिख रही है और यंग लीव्स भी मुड़ करके बिल्कुल येलोइश होने लगती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हर एलिमेंट का कितना बड़ा रोल है प्लांट की ग्रोथ में। अब आगे स्टडी करते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम भी एक डाइवेलेंट कैटायन है Mg++, जो एंजाइमेटिक कैटालाइसिस के रूप में अधिकतर काम आता है प्लांट कोशिकाओं में। और एडीपी से एटीपी का बनना जो इन्वॉल्व है रिएक्शन का, उसमें भी Mg++ का बहुत रोल रहता है। एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को डीएनए आने सिंथेसिस में, कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोरोफिल ग्रोथ के निर्माण में मैग्नीशियम मेटल का उपयोग होता है। तो लिंक्स होती हैं ये भी सेंटर में होता है मैग्नीशियम। एक्टिवेट की एंजाइम्स ड्यूरिंग कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन को स्थिरीकरण होता है प्रकाशन के दौरान, उसमें एंजाइम्स को सक्रिय करने में मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण एक्टिवेटर है। और इसके अलावा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स के निर्माण में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है मैग्नीशियम। आसानी से लीचिंग की क्षमता भी होती है, जिसके कारण रेतीली मृदा मृदा में कमी होती है। इसका पादप द्वारा अवशोषित मैग्नीशियम आयनों के रूप में किया जाता है। फंक्शन के रूप में देखें तो मैंने तो सारे फंक्शन आपको भी बताया है। वो फैक्टर के रूप में और एक्टिवेटर के रूप में काम करते हैं। एडीपी और एटीपी के निर्माण में आवश्यक होते हैं। फोस्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम है, फोस्फोपेक्टोकाइनेज है, एनोलाइज है, कार्बोक्सिलेज है। इन सब में मैग्नीशियम कोफैक्टर के रूप में काम करता है। फॉस्फेट स्थानांतरण संबंधी क्रियाओं में मैग्नीशियम एंजाइम्स को सब्स्टिट्यूट के रूप में जोड़ने का कार्य करता है। मैग्नीशियम राइबोसोम की दोनों उपइकाइयों को बांधे रखने में भी आवश्यक होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो दोनों उपइकाई होती है 30S और 70S, उसको दोनों को भी बांधे रखता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अधिक सांद्रता से में दो राइबोसोम भी आपस में जुड़ जाते हैं, जिनको डायमर कहते हैं। पादप के प्ररो यानी शूट का जो अपेक्स है, मूल का रूट का जो अपेक्स है, बीज है, उनमें मैग्नीशियम अन्य बाहों की तुलना में अधिक पाई जाती है। मैग्नीशियम की अधिक सांद्रता की पादप के लिए हानिकारक होती है, जिससे पत्तियां वैलित तथा ऐठन युक्त हो जाती है तथा सीड्स पर नेक्रोटिक हो जाती है, अधिक सांद्रता हो जाती है, तब भी नुकसान करता है। इसलिए इसकी आवश्यकता अधिक मात्रा होनी चाहिए। मैग्नीशियम की विषाक्तता कैल्शियम की अतिरिक्त आपूर्ति द्वारा दूर की जा सकती है। यदि मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाता है तो टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, तो उस वक्त उसमें हमको कैल्शियम अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, तो इसकी न्यूनता से क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है और पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। एंथोसाइनिन प्रकट होने के कारण क्लोरोटिक भागों में पीले और लाल बैंगनी रंग के धब्बे प्रकट हो जाते हैं और अंततः नेक्रोटिक क्षेत्र बन जाता है। कोशिकाएं मर करके उस पूरे टिश्यू को मार देती है। कई बार समय से पूरी पत्तियां झड़ने लगती हैं और पादप की कायिक और जनन वृद्धि कम हो जाती है। फुलाएं तथा मज्जा अविकसित रहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन सब का आपने एक बार अध्ययन किया। और मैं समझता हूँ कि आप इन सब को एक बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण हर पौधे को, हर कोशिका को महत्वपूर्ण है। और आप